नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईपा में। मैं हूं अमन त्रिपाठी। आईपा मतलब ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहां बात होती है जन सरोकार की, जहां बात होती है जनता से जुड़े हुए मुद्दों की। एक आईपा ऐसा मंच है जहां जाति, धर्म, मजहब, समुदाय से उठकर प्रगतिशील राजनीति की बात होती है। और आज इन्हीं मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कौशाम्बी जनपद के वार्ड नंबर 9 से जिला पंचायत सदस्य मुनसब अली उस्मानी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अमन जी। सर्वप्रथम आप ये बताइए कि हमारी जो आईपा की मुहिम है, इस मुहिम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वास्तव में अमन जी, ये जो आप लोगों ने मुहिम छेड़ रखी है ये बहुत ही सराहनीय है। इससे बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है लोगों के बीच में जी। जैसे जो राजनीतिक प्रदर्शक की बात आप लोग सामने लेके आते हैं, राजनीतिक लोगों की समस्याओं को सामने लेके आते हैं, वास्तव में बहुत ही सराहनीय कार्य आप लोग कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं आप लोग। जी, हम प्रश्न की शुरुआत आपसे करेंगे कि जो आज की राजनीति है, जिस तरह से प्रचलन में राजनीति है, इससे आप कितना संतुष्ट हैं? आज की राजनीति अमन जी जाति आधारित राजनीति है, जो इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि आज देखा जा रहा है ज़्यादा तक लोग समस्याओं की बात नहीं करते। जब भी कोई पार्टी आती है वो आकर जात धर्म की, परिवारवाद की, यानी लोकतंत्र की लोग तो बात तो करते हैं, लेकिन लोकतंत्र वास्तव में किसी के पास है नहीं। आंतरिक जो वित्तीय भी देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, मैं सब की बात कर रहा हूं, किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास लोकतंत्र कहने के लिए तो है, मंच से कहते हैं कि हम लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में लोकतंत्र की बात नहीं करते। वो जाति आधारित बात करते हैं, धर्म आधारित बात करते हैं, परिवार आधारित बात करते हैं, व्यक्तिगत बात करते हैं, जो ये देश के लिए ठीक नहीं है। इसलिए आज के इस लोकतंत्र जो आज का ये माहौल बना है, इसमें दोषी खाली राजनीतिक लोग नहीं हैं, इसमें हम लोग भी दोषी हैं। क्योंकि हम लोग भी करते क्या हैं कि जात के आधार पे अयोग्य व्यक्ति को चुन लेते हैं। यानी योग्य व्यक्ति अगर हमारे बीच आया है लेकिन उसकी जाति संख्या कम है तो वो रह जाता है, और जो अयोग्य है लेकिन जात पे ज़्यादा है। आज अमन जी आपने देखा होगा कि जब भी कोई पार्टी टिकट देने की बात करती है जी। मैदान में, तो सबसे पहले वो एक आंकड़ा बना लेते हैं कि किस जाति के लोग किस कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादा रहते हैं। जी बिल्कुल, आप है ना। तो वहाँ होता क्या है, अगर नहीं भी मिल रहा है तो लोग किसी दल से दल बदल भी करवा लेते हैं। अगर उन्होंने एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि देख लिया कि यहाँ ब्राह्मण ज़्यादा है जी, तो वो लोग क्या, उन्होंने देखा कि हमारे पास कोई ब्राह्मण ठीक नहीं, तो किसी अन्य दल के लोगों को लेके आते हैं और उनको अपने साथ ज्वाइन करते हैं और उनको टिकट थमा देते हैं। जबकि उनके ठीक उल्टा दूसरे राजनीतिक दल एक योग्य प्रत्याशी बनाते हैं, लेकिन उस योग्य प्रत्याशी को लोग वोट नहीं देते क्योंकि वो जाति में कम होते हैं, संख्या में कम होते हैं। और जो अयोग्य है उसको लोग, चूँकि उसकी जाति ज़्यादा है, उसके लोग ज़्यादा हैं, उसको वोट दे देते हैं और चुन के चला जाता है। इस आधार पे लोकतंत्र हमारा कमज़ोर होता जा रहा है। इस ढंग से आज राजनीतिक दल के लोग इस ढंग से एक सिस्टम बनाते हैं कि उनके ही दल में वो अपने परिवारवाद अपना भी कायम कर लेते हैं, निजी स्वार्थ, निजी अपना व्यक्तित्व जो उनका है उसका भी उल्टा सीधा कर लेते हैं। कोई उनके खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठा पाता। अच्छा श्रीमान जी, अगर यही चलन रहा राजनीति का और इसी तरह से जाति धर्म पर चुनाव होते गए, तो आगे भविष्य आप भारत का क्या समझते हैं? अगर यही रहा तो मुझे लगता है कि इसका खामियाजा एक दिन देश को भुगतना पड़ेगा। जब अच्छे लोग चुनकर सदन में नहीं जाएंगे तो जाहिर सी बात है देश का भला तो नहीं हो सकता। आवाज़ यही हो रहा है कि अच्छे लोग चुनकर नहीं जा रहे हैं तो कोई सही बात करने वाला नहीं है, निजी स्वार्थ की बात करता है, निजी अपने फ़ायदे की बात करता है। निजी फ़ायदा तो लोगों को हो जा रहा है लेकिन आवाम का फ़ायदा नहीं हो रहा। अच्छा, आप काफ़ी मतों से जीत हासिल किया था आपने। आपको क्या लगता है कि चुनाव में आपको कितना जाति धर्म के नाम पर आपको प्रभावित किया गया, या आप इससे ऊपर उठकर जो मत हासिल किया है उस दौरान आपको यह जाति धर्म वाला जो सिस्टम था इस जिला पंचायत में कितना चला? देखिए, मैंने महसूस तो किया है कि कहीं ना कहीं जाति फैक्टर मेरे साथ भी चला है, ऐसा नहीं है, लेकिन
एक चीज़ और होता है, जब लोकल पंचायत चुनाव पे लोग लड़ते हैं तो वहाँ पे व्यक्तिगत लोगों से जो लगाव होता है, जो व्यवहार होता है, जो अपनापन दोस्ती होती है, वो सब पंचायत चुनाव में चल जाता है। तो इस आधार पे मैं ये कहूँगा कि मुझे तो सर्व समाज के लोगों ने वोट दिया, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये महसूस भी हुआ कि जाति का फैक्टर हमारे सामने भी आया। और उस बिना पे मैं कह सकता हूँ जितने मतों से मैं जीता हूँ, मुझे और मत मिलने चाहिए। अगर जात का फैक्टर ना होता तो मुझे लगता है मुझे और ज़्यादा मत मिलते, जबकि मैं 2500 वोट से जीता हूँ। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर जात फैक्टर ना होता तो इससे अधिक मत पाकर मैं चुनाव जीत जाता। अच्छा, आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, एक विद्यालय के प्रबंधक भी हैं, जिला पंचायत सदस्य भी हैं। आप क्षेत्र की जनता से किस तरह से मुखातिब होते हैं और उनसे किस तरह संवाद करते हैं? देखिए, जिला पंचायत सदस्य तो मैं आज बना हूँ मंजिल, लेकिन इससे पहले मैं जब से राजनीति में कदम रखा हूँ, मैंने समाज सेवा की है और समाज सेवा के लिए ही मैं ज़्यादा तक जाना गया हूँ। और जिला पंचायत सदस्य बना हूँ तो समाज सेवा के बल पे ही बना हूँ, न कि किसी राजनीतिक पार्टी के बल पे नहीं बना हूँ कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी के बल पे बन गया हूँ। समाज सेवा के बल पे ही बना हूँ। एक चीज़, क्योंकि मैंने संघर्ष किया है, मुझे कोई पारिवारिक या मेरा पारिवारिक प्रश्न राजनीतिक नहीं था कि पिछले मेरे बाप दादा राजनीति में रहे हों। मैंने संघर्ष किया है और इस संघर्ष में मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा और लोगों के हर सुख दुख में शामिल रहा। आज भी जब मैं अपने दिन की शुरुआत करता हूँ तो जैसे हर इंसान को सुबह उठने के बाद सबसे पहले तो जो जिस धर्म का है उस धर्म के हिसाब से पूजा पाठ नमाज करना चाहिए, वो मैं भी करता हूँ। जी। और मैं तो ये भी कहूँगा सबको भी करना चाहिए, जो क्योंकि दैनिक दिनचर्या शुरू करने से पहले हमको अपने भगवान, अपने अल्लाह, अपने ईश्वर को याद करना चाहिए, उसके बाद ही दूसरे कार्य शुरू करना चाहिए। वो मैं करता हूँ। और जब मैं घर से निकलता हूँ, निकलने के बाद मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं अपने क्षेत्र के लोगों से मिलूँ और मिलता हूँ, 2-4-10 लोगों से मिलता हूँ, उनसे उनकी समस्याएं पूछता हूँ, उनका हाल चाल पूछता हूँ। और मुझे कहीं लगता है कि नहीं यहाँ समस्या है तो उस समस्या के निदान के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि इसका निदान कर सकूँ। और होता भी है, ऐसा नहीं है, अगर करने का जज्बा हो तो सब हो जाता है। मेरे अंदर करने का जज्बा है तो करता हूँ और हो भी जाता है। अच्छा, आप 251 विधानसभा सिराथू के अंतर्गत आपका वार्ड आता है। आपको क्या लगता है कि 251 विधानसभा में क्या अभी भी क्या समस्या है जो अभी तक जिसका निराकरण नहीं हो पाया है, जिसके लिए क्षेत्र की जनता परेशान है? देखिए, इस विधानसभा में क्या मैं पूरे ऑल ओवर जिला की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम जिला भी पूरा घूमते रहते हैं। जी। लेकिन अभी इधर जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद तो और ज़्यादा गांव गली मोहल्लों में घूमा हूँ। अगर इस वक्त सबसे बड़ी समस्या है तो वो पेयजल की है। अच्छा, पेयजल की है और उधर पेयजल की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा, लोग परेशान हैं। अभी मैंने 1-2 हैंडपम्प अपने ही निजी खर्च पे लगवाया है। और आज भी इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या अगर है तो वो पेयजल की है। लोग परेशान हैं, गरीब लोग परेशान हैं। मैं देखता हूँ 50-50 घर बने हुए, वहाँ पे एक हैंडपम्प है, अगर वो ख़राब हो जाता है तो बेचारे दर दर भटकते हैं। तो पेयजल की सबसे बड़ी समस्या है। अच्छा, अब आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि हमारे जनपद ने बहुत बड़े बड़े नेताओं को दिया है, जिसमें सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से लेकर सांसद विनोद सोनकर जो भाजपा मंत्री हैं, राष्ट्रीय मंत्री हैं, और भी कई उनके पास दायित्व है जिनका वो निर्वहन कर रहे हैं। ऐसा क्या आपको लगता है कि जिस तरह से कौशाम्बी ज़िले ने इतने बड़े बड़े नेताओं को दिया है, कौशाम्बी जनपद में उतना विकास हुआ है या नहीं हुआ है? अमन जी, मैं तो कहूँगा कि विकास तो खैर हुआ है, समय समय पे विकास हुआ है। लेकिन आप ये बात सही कह रहे हैं कि इस जनपद को जितने बड़े बड़े प्रभावशाली नेता मिले, उस आधार पर मैं कहूँगा कि उतनी तेज़ी से विकास हो नहीं पाया। और विकास की जहाँ तक बात है, ठीक है, रोड बने हैं, अभी ओवरब्रिज वगैरह भी बन रहे हैं, या इससे पहले भी कॉलेज बने। उधर जब सरोज मंत्री थे तब भी उन्होंने बहुत वर्क किया था मंझनपुर में। लेकिन आज भी जितनी तेज़ी से, यानी जिस स्तर का हमारे यहाँ नेता हैं, अगर उसको सामने रखा जाए
तो मेरे हिसाब से उतना विकास नहीं हुआ जितना इस ज़िले को यहाँ के लोगों को आवश्यकता है। अच्छा, हम कई बार युवाओं से बात करते हैं तो हर ग्राम सभा में जो युवा रहते हैं जिनको खेल का शौक़ है, चाहे वो क्रिकेट हो या फुटबॉल हो या किसी प्रकार का खेल वो खेलना चाहते हों, या हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वह अगर कहीं सुबह शाम मॉर्निंग वॉक है या अपना कुछ व्यायाम करना चाहते हैं, तो यह कई बार युवा कहते हैं कि उनकी ग्राम सभा में कोई पार्क या कोई ऐसा स्थान नहीं है। किसी ग्राम सभा में तो कहीं मिल जाता है, बाकी या नहीं है। तो क्या यह एक बड़ी समस्या आप समझते हैं? अमन जी, आप सही सवाल कर रहे हैं। ये समस्या तो हर जगह है, और अभी हम जिला पंचायत सदस्य बने हैं, हमसे लोग कहते हैं कि हमारे गांव में ऐसा कहीं ग्राउंड नहीं है जिससे हमारे बच्चे खेल सकें। तो ये समस्या तो मुझे लगता है हर गांव में है, और इस ओर सरकार कोई भी आए, कोई भी विधायक बने, मंत्री बने, सबको इस ओर ज़रूर सोचना चाहिए, देखना चाहिए, और इस समस्या को बहुत बड़ी समस्या समझकर इसका निदान करना चाहिए। और हर गांव में, अगर गांव में नहीं हो सकता, कम से कम पंचायत स्तर पे बड़े बड़े स्टेडियम टाइप में बन जाए तो भी कुछ निदान हो जाएगा। ये समस्या है इस क्षेत्र में, क्या मैं समझता हूँ ये समस्या हर जगह होगी। बिल्कुल, गांव क्षेत्र का यदि कोई युवा आगे बढ़ना चाहता हो, खेलना चाहता हो, तो मुझे लगता है उसके पास ग्राउंड ना होने से वह कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। जी अमन जी, प्रतिभाएं गांव में बहुत होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रतिभाएं ऊपर आने से पहले ही ख़त्म हो जाती हैं, दम तोड़ जाती हैं, क्योंकि उनको एक सही स्थान नहीं मिल पाता, कोई आगे प्रवेश करने के लिए कोई उनको गॉडफादर नहीं मिल पाता, या ये कह लीजिए जो अन्य जैसे शहरों में मिल जाता है, ये अपने यहाँ देहात में गांव के बच्चों को नहीं मिल पाता, वरना गांव में प्रतिभाएं शहरों से कहीं अधिक हैं। जी अच्छा, ये बताइए कि जो राजनीतिक दल हैं या प्रत्याशी हैं, उनका सही मुद्दा चुनाव का क्या होना चाहिए? देख, सही मुद्दा तो विकास ही होना चाहिए, मेरे हिसाब से विकास ही होना चाहिए, और विकास के लिए ही जनता वोट करती है, विकास के लिए जनता सरकार चुनती है, नेता चुनते हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा ना कि दुर्भाग्य है इस देश का कि यहाँ विकास तो पीछे हो जाता है और जाति व्यवस्था वो आगे हो जाती है। आज के समय में रोजगार सबसे बड़ा विषय है। आपको क्या लगता है कि सरकार को किस तरह के कदम उठाने चाहिए जिससे यह समस्या दूर हो सके? देखिए, लोग अपने अपने छोटे छोटे क्षेत्रों से या जिलों से लोग पलायन कर जाते हैं। पलायन क्यों कर जाते हैं? इसलिए कर जाते हैं क्योंकि यहाँ ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई उस तरह का रोज़गार है जिससे युवा जाकर वहाँ अपना काम कर सके, अपना जीवन यापन कर सके। तो अगर फैक्ट्रियाँ लग जाएं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट सरकार जिलों में लगा दे, तो लोग जो ये पलायन करते हैं दूसरे देशों में दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, देश से बाहर चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये रुकेगा। लोग अपने ही ज़िले में, अपने ही शहर में रहकर नौकरी कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ कोई ऐसी फैक्ट्री लग नहीं पाती, ऐसा कोई विकास कार्य हो नहीं पाता कि जिससे लोग यहाँ रुक सकें। अच्छा, चुनाव से पहले हर राजनीतिक दल, हर पार्टियां यही कहती हैं हम विकास पर चुनाव लड़ेंगे और इस तरह का विकास करेंगे, लेकिन जब चुनाव एकदम नज़दीक आ जाता है तो कहीं ना कहीं जो चुनाव है वो भावनात्मक मुद्दों पर ही हो जाता है, पूरा चुनाव उसी पर ख़त्म हो जाता है। इसके पीछे आप वजह क्या मानते हैं, कौन दोषी है? अमन जी, देखिए, मैंने पहले भी कहा कि लोकतंत्र की तो सब बात करते हैं, लेकिन आंतरिक लोकतंत्र किसी के अंदर पास है नहीं, क्योंकि वो जानते हैं लोकतंत्र की बात से हमको वोट नहीं मिलना, क्योंकि इस देश को इतना डिवाइडेशन कर दिया गया है, इतना बांट दिया गया है जात धर्म में, कि लोग जात धर्म से ऊपर उठकर कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। सीधा सीधा जात माने कहा ना कि अयोग्य व्यक्ति चुन के आ जाता है, योग्य व्यक्ति पीछे हो जाता है, क्योंकि वो उसके जात के लोग कम होते हैं। तो जब तक हम जात धर्म से हटकर बाहर नहीं आएंगे, तब तक हमारी समस्याएं बनी रहेंगी। किस तरह से लोग हटें, क्या किया जाए, या किस तरह का बदलाव हो जिससे यह जो है लोगों की मानसिकता है, या इसमें बदलाव आए? देखिए अमन जी, जब अच्छे लोग चुनकर आना शुरू हो जाएंगे, कहीं ना कहीं एक चीज़ और भी हमारे सामने समस्या आती है, वो है शिक्षा की। क्योंकि शहरों में तो फिर भी लोग शिक्षित हो जा रहे हैं, लेकिन गांव में अभी भी शिक्षा की कमी है, लोग शिक्षित नहीं हो पाते। और शिक्षित होना, मैं उसको नहीं कहता हूं कि लोग 10 पास कर लें, 12 पास कर लें तो शिक्षित हो गए। शिक्षित का मतलब है कि वो पूरी तरह से, भाई शिक्षा जैसे कहते हैं ना, शिक्षा 4 तरह से ली जाती है।
100% में जो शिक्षा की बात जो होती है तो उसमें मैं समझता हूँ 25% तो बच्चा अपने गुरु से सीखता है, 25% अपने दिमाग से सीखता है और 25% जो वातावरण होता है उनके सहपाठियों का उससे सीखता है और 25% जो उसके अपने घरों का माहौल होता है उससे सीखता है। तो शिक्षा अगर पूर्ण रूप से शिक्षा हमारा आज जो आने वाली नस्लें हैं, जो नौजवान हैं या जो बच्चे हैं, अगर ये शिक्षित हो जाए तो हो सकता है इसमें कुछ तब्दीली आ जाए, लोग का माइंड चेंज हो जाए और अच्छे लोग को लोग चुनने लगेंगे। जब अच्छे लोग चुनने लगेंगे तो अपने आप ये समस्या दूर हो जाएगी। अच्छा, योगी सरकार में शिक्षा क्षेत्र में कुछ हुआ है बदलाव या नहीं? नहीं, इस सरकार में तो शिक्षा के लिए कुछ नहीं हुआ, बल्कि इस सरकार में ज़्यादातर हम ये देख रहे हैं स्टूडेंट परेशान है। जी। अच्छा, आपके जो सिराथू विधानसभा के विधायक हैं शीतला प्रसाद और पप्पू पटेल जी, लगभग इनका 5 साल पूरा हो गया और आपने बताया कि आप जिला पंचायत सदस्य हैं, उसके पहले से आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो आपको विधायक जी से कितना सहयोग मिला है और मिल रहा है, उसके बारे में ज़रा बता दीजिए। देखिए, विधायक जी तो मैं ये कहूँगा कि सज्जन व्यक्ति हैं, ईमानदार हैं, कोई तरह का आज तक उन पर कोई आरोप भी नहीं लगा है। और अमन जी, आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं कि एक विधायक कितना क्या कर सकता है और जितना कर सकता है तो किए हैं। बहरहाल मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं किए हैं, लेकिन जब तक बड़े ऊपरी स्तर पे यानी मुख्यमंत्री स्तर से, प्रधानमंत्री से, जब तक यहाँ से विकास की बात नहीं होगी तब तक बात नहीं हो पाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।